गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आज न्यूक्लियर फिज़िक्स की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। पिछली क्लास में हमने इम्पैक्ट फैक्टर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में अर्थात प्रकीर्णन कोण और संघट्ट प्राचल बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आया था कोट थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट ई अपॉन जेड ई स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पर ई जो है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर अगर उसका वेग वी है। तो यहाँ से हमने देखा था कि जो थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के, अर्थात स्कैटरिंग एंगल या प्रकीर्णन कोण इम्पैक्ट पैरामीटर के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज़्यादा बी होगा, अर्थात क्या होगा, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा या फिर हम कहें कि अल्फा कण नाभिक से जितनी दूरी से गुजरेगा, जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही कम उसका स्कैटरिंग एंगल होगा, अर्थात वो बहुत ही कम अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो पाएगा। या हम कहें कि अगर बी कम है, नाभिक के बिल्कुल नज़दीक उसकी रेखा में ही आ रहा है, बहुत उसके नज़दीक है, तो बी जो है बहुत ही कम है उस कंडीशन में। और इस कंडीशन में थीटा जो है बहुत ही ज़्यादा होगा, अर्थात अल्फा पार्टिकल जब नाभिक के क्लोजली गुजरेगा तो बहुत ही बड़े स्कैटरिंग एंगल पर वो स्कैटर होगा, अर्थात वो अपने पाथ से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। इसमें हम एक टर्म देखते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या प्रकीर्णन परिक्षेत्र, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है कि जो भी अल्फा कण पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर आपतित किए जाते हैं वे थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि ये जो है घटना हो रही है, ये 3 डायमेंशनली है, नाभिक रखा है और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल आपतित किए जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो तीनों डायरेक्शन में ही आएंगे। और हमने ये माना है कि अगर बी उसका इम्पैक्ट पैरामीटर है, संघट्ट प्राचल है, तो हमने माना कि अगर बी दूरी या बी उसका इम्पैक्ट पैरामीटर है तो स्कैटरिंग एंगल थीटा है। तो बी होने पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, देखिए ये मैं आपको यहीं इसी स्क्रीन पे समझा रही हूँ। ये हमारा नाभिक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपतित कराए जा रहे हैं। ओके, सो देखिए अगर मैं कहूँ कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस दूरी की बात कर रहे हैं, दिस इज बी, तो ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, देखिए थोड़ा बड़ा हम इसे बना लेते हैं। अगर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आपतित किया जाता है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज बी। ओके, सो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके चारों तरफ बी दूरी पर जो पार्टिकल गिर रहे हैं इस एरिया में, इस रीजन में, तो ये जो एरिया है पाई बी स्क्वायर, ये पार्टिकल्स या ये अल्फा पार्टिकल्स या तो थीटा कोण से प्रकीर्णित होंगे। थीटा कोण से कब होंगे? जब उसकी दूरी एग्जैक्टली बी है। ये दूरी बी है, यहाँ पर जो पार्टिकल आपतित होंगे वो थीटा एंगल से, ये जो एंगल होगा इसकी जो ओरिजिनल पाथ था उस एंगल थीटा बना रहा है, तो या तो थीटा से आपतित होंगे। और अगर जो पार्टिकल नाभिक के क्लोजली आपतित हो रहे हैं उनका एंगल थीटा से ज़्यादा होगा। अपनी प्रारंभिक रेखा से ये जो है ये बहुत बड़ा एंगल यहाँ पर बनाएंगे। ये जो थीटा ये जो एंगल होगा दिस इज़ ग्रेटर देन थीटा होगा। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्टिकल पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर आपतित किए जाएंगे, इस क्षेत्रफल के अंदर गिर रहे हैं, वे या तो थीटा एंगल से स्कैटर होंगे या फिर ग्रेटर देन थीटा एंगल से स्कैटर होंगे।
ये जो क्षेत्रफल है हमारा पाई बी स्क्वायर, इस क्षेत्रफल को हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहते हैं। सो सिग्मा इक्वल्स टू पाई बी स्क्वायर। यहाँ हमने माना कि अल्फा जो है प्रकीर्णन एक टी मोटाई की फॉइल से हो रहा है। जो नाभिक हमने लिया है तो वो जिस तत्व का नाभिक है वो तत्व की जो फॉइल है, जो पर्णिका है, दैट इज ऑफ विड्थ टी, उसकी मोटाई कितनी है, टी है। एन हमने माना कि फॉइल में इकाई आयतन में एटम्स की संख्या है, तो इसलिए एन इंटू टी क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या। अगर इकाई आयतन में एन है तो उसकी मोटाई से गुणा कर देंगे तो इकाई क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या आ गई, दैट इज एन टी। और हमने माना कि अल्फा कणों का पुंज पर्णिका के एक क्षेत्रफल पर आपतित हो रहा है। टोटल क्षेत्रफल ए है जिसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो देखिए एक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई क्षेत्रफल में एन टी है तो एक क्षेत्रफल में हो गई एन टी इंटू ए, अर्थात अल्फा कण एन टी ए परमाणुओं से स्कैटर हो रहे हैं। टोटल से जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है वो कितने एटम से हो रहा है, एन टी इंटू ए एटम से उनका अल्फा पार्टिकल्स का इंटरेक्शन हो रहा है। अतः पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। एक परमाणु से के लिए सिग्मा कितना है, पाई बी स्क्वायर है, तो इसलिए एन टी इंटू ए परमाणु के लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र हो गया एन टी ए इंटू सिग्मा। अब हमने माना कि एफ एक टर्म ली हमने, और एफ किसको डिनोट करता है, यह आपतित जो अल्फा कण है उनका वह अंश है, उन कणों की संख्या का वह अंश है जो थीटा या उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा या इससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बटा टोटल आपतित अल्फा कणों की संख्या। तो इसे हम क्षेत्रफल की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, अल्फा कणों के थीटा या अधिक कोण पर प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र। जो अल्फा कण थीटा या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित हो रहे हैं उनका प्रकीर्णन परिक्षेत्र हमने ले लिया, यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमने ले लिया, और बटा हो गया जहाँ पर अल्फा कण आपतित हो रहे हैं वो क्षेत्रफल। एक तो हो गया कि जिस क्षेत्रफल पर सारे अल्फा कण आपतित हो रहे हैं उस क्षेत्रफल में से कितने अल्फा कण ऐसे हैं जो थीटा या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित हो रहे हैं, तो वो जो अनुपात है ये हमारा एफ है। तो एफ इक्वल्स टू हो गया थीटा या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों के लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना है, एन टी ए इंटू सिग्मा, और कुल क्षेत्रफल कितना है जिस पर अल्फा कण गिर रहे हैं वो है ए। तो हमारा एफ आ गया एन टी इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी एन टी इंटू पाई बी स्क्वायर। यहाँ हमने देन बी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा एफ हो गया पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए अब हम देखेंगे अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर चाहिए जो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा, एक हमने कोणीय अल्पांश ले लिया यहाँ पर डी थीटा, तो डी थीटा कोण के अंदर अंदर जो अल्फा कोण प्रकीर्णित हो रहे हैं हमें उनका नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी गेट डी एफ इक्वल्स टू माइनस पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर 2 कोट थीटा बाई 2, देन कोट का होता है कॉसेक स्क्वायर, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 का करेंगे डी थीटा बाय 2। सो वी गेट डी एफ इक्वल्स टू माइनस पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच गया। तो देखिए डायग्राम से भी हम देख सकते हैं अल्फा कण लेफ्ट साइड से आपतित हो रहे हैं फॉइल के ऊपर, और फॉइल पे हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया दर्शा रखा है। देखिए यहाँ पर जिस पर एक अल्फा पार्टिकल्स का पुंज तो गिर रहा है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल से स्कैटर हो रहा है, दूसरा पुंज हो रहा है डी थीटा से, डी थीटा कोण से, थीटा प्लस डी थीटा हो गया टोटल ओवरऑल। तो थीटा और डी थीटा जो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो एंगल है दैट इज डी थीटा,
और फॉइल से जो डिटेक्टर है, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा डिटेक्टर है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। तो डिटेक्टर का काम क्या है कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है, जो अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको देखता है, उसको मेजर करता है कि कितने पार्टिकल्स किस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, हमारा डिटेक्टर करता है। एक संसूचक लगा देते हैं हम। तो हमने माना कि आर दूरी पर हमारा संसूचक लगा हुआ है, तो हमने देखा कि थीटा एंगल पर पार्टिकल्स हमें चाहिए और थीटा प्लस डी थीटा के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें चाहिए जो स्कैटर हुए हैं। ओके, सो ये जो डी थीटा एंगल पर जो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इस रीजन का जो डिस्टेंस हुई तो वो हुई हमारी आर डी थीटा। ये जो डिस्टेंस है बीच की, या आर डी थीटा है। यहाँ की जिसकी जो त्रिज्या होगी इस एरिया की, दैट इज़ आर साइन थीटा, बिकॉज बीच में एंगल जो है वो हमारा थीटा है। दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ आर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ आर, तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, दिस इज़ आर साइन थीटा। ओके, सो और इस क्षेत्रफल को हमने डी एस माना है। सो डी एस हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी एस होगा हमारा क्षेत्रफल। क्या होगा, इसकी परिधि को हम गुणा कर देंगे इसकी मोटाई से। तो ये वलयाकार क्षेत्रफल है, इसका डी एस हमारा आ गया। इसकी परिधि का मान होगा 2 पाई इंटू इसकी रेडियस। तो रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा, एंड इसकी जो मोटाई है दैट इज़ आर डी थीटा। ओके, सो डी एस इक्वल्स टू हो गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। एंड यहाँ पर हमने वैल्यू इसको इस तरह से लिखी है, वैल्यू पुट नहीं करी, इसको साइन थीटा को हमने खोल लिया साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। सो यहाँ पर 2 थीटा की जगह थीटा है, तो रिजल्टेंट में थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो इट इज़ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। डी एस इक्वल्स टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। एक ये डी एस हमने फाइंड आउट कर लिया, एक हमने एफ निकाल लिया, डी एफ निकाल लिया। सो हमने अब यहाँ पर माना कि संपूर्ण प्रयोग में कुल आपतित अल्फा कण एन आई है। जो हमने पूरा प्रयोग किया, ये जो डिटेक्टर से हमने मेजर किया, इस पूरी ड्यूरेशन में जो अल्फा कण नाभिक व्यापतित हो रहे हैं दैट आर एन आई, इनका नंबर कितना है, एन आई है। तब थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। तो हमें एक्चुअल में निकालना यही था कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य जो प्रकीर्णित अल्फा कण हैं उनकी संख्या कितनी होगी, यही हमें चाहिए। यही रदरफोर्ड को लास्ट में रिजल्टेंट देना था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन आई, टोटल जो आपतित अल्फा कणों की संख्या है उनको हम गुणा कर देंगे उस अंश से जो कि कुल आपतित अल्फा कणों में से थीटा और या उससे अधिक पे आपतित हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है। तो एन आई को हम गुणा कर देंगे डी एफ से। तो डी एफ हमारा क्या है, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों का अंश है। अंश किससे, टोटल आपतित अल्फा कणों की संख्या के कंपैरिजन में कितने अल्फा कण थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो उनको गुणा कर देंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से जो पूरे प्रयोग में आपतित हुए हैं। अतः प्रकीर्णन कोण थीटा के लिए पर्दे पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या हमारे पास आ जाएगी, दैट इज एन थीटा। एन थीटा होगी एन आई डी एफ, तो है ही, बटा इकाई क्षेत्रफल के लिए है तो हम इसे डी एस से डिवाइड कर देंगे। हम वैल्यू पुट कर देंगे डी एफ और डी एस की। तो यहाँ पर हो गया एन आई पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। और भी इसको मैनिपुलेट करके हमने लिख दिया एन थीटा का मान हमारा आ गया एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर एंड कोसेक 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए ई जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मान है। और एन थीटा किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है वो एक तो फॉइल की मोटाई पर। फॉइल जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स थीटा कोण की पर एकांक क्षेत्रफल में प्रकीर्णित होंगे।
थीटा कोण पर हमें एक पर्टिकुलर, ये क्या बता रहा है हमें, एक पर्टिकुलर एंगल पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स की संख्या बता रहा है इकाई क्षेत्रफल में, कि पर्दे के इकाई क्षेत्रफल में थीटा एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो उनका मान एक तो डिपेंड कर रहा है फॉइल की मोटाई पर। तो फॉइल जितनी मोटी लेंगे हम, उसके एकांक आयतन में नाभिकों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल्स की, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा स्कैटर होंगे। इसी तरह ये डिपेंड कर रहा है जेड स्क्वायर पे, पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह ये डिपेंड कर रहा है कोसेक 4 थीटा बाई 2 पे। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये उसके कोसेक की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ये डिपेंड कर रहा है आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा हम डिटेक्टर को दूर रखेंगे, आर क्या था, डिटेक्टर के और फॉइल के बीच की डिस्टेंस है, तो डिटेक्टर जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही कम स्कैटर्ड होएगी, उतना ही कम हम स्कैटरिंग देख पाएंगे, तो हम मेजर उतना ही कम कर पाएंगे। अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर निकल गया, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आर हमारा बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह ये ई के स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो उतनी ही जल्दी निकल जाएगा, वो एक्चुअली स्कैटर नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि ज़रूरी नहीं कि सामने फॉइल हो और अल्फा पार्टिकल से स्कैटर हो पाए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुए होंगे जो बिना या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा वेग अल्फा पार्टिकल का होगा, तो स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हम कह सकते हैं। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला भी हमें बता रहा है कि ई स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये वैल्यू होगी एन थीटा की। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपनी ये स्कैटरिंग फार्मूला दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नाभिकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें नाभिक का आवेश आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या है, देन इसका द्रव्यमान है, एंड रेडियस है, एंगुलर मोमेंटम्स हैं। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।